तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का आज हमारा अगली टॉपिक जीरियाटिक हेल्थ केयर। तो जीरियाटिक हेल्थ केयर मतलब क्या है? देखिए, जीरियाटिक का मतलब होता है ओल्ड पर्सन, मतलब एक ऐसा आदमी जिसका उम्र 60 साल के ऊपर हो गया, उसको बोला जाता है जीरियाटिक। और ऐसे उम्र होने के साथ साथ में उसका फिजिकली, उसका बॉडी में, मेंटली बहुत तरह का प्रॉब्लम होता है, बहुत तरह का बीमारी होता है। तो ऐसा उम्र में इन लोगों को मेडिसिन देना, ट्रीटमेंट देना, हेल्थ केयर देना बहुत जरूरी होता है। तो ओल्ड पीपल को हेल्थ केयर देना को बोला जाता है जीरियाटिक हेल्थ केयर। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं देख लीजिए। जीरियाटिक का डेफिनेशन में क्या बोल रहे हैं? जीरियाटिक इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ ओल्ड एज। इट इज द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज रिलेटेड टू बायोलॉजी, बिहेवियर, बायोमेडिकल एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ एजिंग टू प्रिवेंट डिजीज एंड प्रोवाइड ट्रीटमेंट एंड हेल्थ केयर टू ओल्ड पीपल। इसका मतलब क्या है? जीरियाटिक मेडिकल साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें ओल्ड एज पर्सन का लाइफ को लेकर स्टडी किया जाता है, एक ओल्ड पर्सन का हेल्थ को लेकर स्टडी किया जाता है। तो क्या बोल रहा है? इट इज द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, मतलब एक मेडिकल साइंस का ऐसा एप्लीकेशन है, ऐसा एक शाखा है, एक ब्रांच है जिसमें एक ओल्ड एज पर्सन को बायोलॉजी, मतलब उसका बॉडी में एनाटोमिकली क्या चेंजेस होता है, हर ऑर्गन कैसे काम करना बंद करता है, कैसे एक ऑर्गन का साइज शेप चेंज होता है। तो एक उम्र होने के साथ साथ में एक ओल्ड एज पर्सन का बॉडी में क्या क्या चेंज होता है, बिहेवियर मतलब उसका आचरण का क्या चेंजेस होता है, ये सभी लेके स्टडी होता है, उसको बोला जाता है जीरियाटिक। तो इधर एक वर्ड आपको मिलेगा एजिंग। एजिंग मतलब क्या होता है? जब एक पर्सन को, जब 60 साल के बाद धीरे धीरे उसका उम्र बढ़ता रहता है, धीरे धीरे उसका उम्र बढ़ता है, तो वो जब ओल्ड होता है तो ये ओल्ड होने का प्रोसेस को बोला जाता है एजिंग। तो एजिंग मतलब क्या है? ओल्ड होने का प्रोसेस, एक आदमी का उम्र होने का प्रोसेस को बोला जाता है एजिंग। तो ये एक मेडिकल साइंस का ऐसा ऐसा ब्रांच है जिसमें ओल्ड होने का प्रोसेस को स्टडी किया जाता है। और यही जीरियाटिक हम लोग क्यों पढ़ता है? क्योंकि ओल्ड एज पीपल को हेल्थ केयर देने में, जब हम लोग एक ओल्ड एज पर्सन का हेल्थ, बॉडी के बारे में, हेल्थ के बारे में सब कुछ जानेंगे, बीमारी कैसे होता है जानेंगे, तब बीमारी को कैसे रोका जा सकता है, बीमारी को कैसे ठीक करा जा सकता है, ये सब हम लोग जान सकते हैं। तो जीरियाटिक यही सब्जेक्ट क्यों हम लोग पढ़ता है? टू प्रिवेंट डिजीज एंड प्रोवाइड ट्रीटमेंट एंड हेल्थ केयर टू ओल्ड पीपल। तो जब हम लोग क्यों जीरियाटिक्स पढ़ता है? क्योंकि ओल्ड एज पर्सन को बीमारी से दूर रखने के लिए, ओल्ड एज पर्सन को ट्रीटमेंट देने के लिए, हेल्थ केयर देने के लिए, तो हम लोग जीरियाटिक हेल्थ पढ़ता है। ठीक है, तो जीरियाटिक समझ में आ गया। उसके बाद क्या बोल रहे? जीरियाटिक नर्सिंग मतलब एक नर्सिंग का ऐसा ब्रांच है जिसमें ओल्ड पीपल को हेल्थ केयर देने को सिखाया जाता है, तो उसको बोला जाता है जीरियाटिक नर्सिंग। क्या बोल रहे हैं? जीरियाटिक नर्सिंग रेफर टू द केयर ऑफ सिक एज पीपल व्हेन ही और सी इज नॉट वेल। मतलब जीरियाटिक नर्सिंग मतलब एक ओल्ड पर्सन को हेल्थ केयर देना उम्र होने के साथ साथ में, जब एक आदमी बीमारी में पड़ता है, जब वो वीक हो जाता है, जब उसको बीमारी होता है, उस टाइम पे उसको हेल्थ केयर देना को जीरियाटिक नर्सिंग बोला जाता है। उसके बाद आपको एक वर्ड मिलेगा एजिंग। तो एजिंग का मतलब क्या है? एजिंग इज ए प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ओल्डर, ए प्रोसेस दैट इज जेनेटिकली डिटरमाइंड एंड इन्वायरमेंट मॉड्यूलेट। मतलब क्या है? एजिंग होता है उम्र होने का प्रोसेस को एजिंग बोला जाता है। मतलब जब एक आदमी का जन्म होता है, धीरे धीरे उसका उम्र बढ़ता है, तो जब 40 साल की उम्र, जब ओल्ड एज होता है, तो ओल्ड एज होने का प्रोसेस को एजिंग बोला जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस जेनेटिकली डिटरमाइंड, मतलब हमारा जीन डिसाइड करता है हम लोग कैसे उम्र होंगे, हमारा क्या, कितना जल्दी हमारा उम्र हो जाएगा। मतलब आप देखेंगे कुछ आदमी को देख के पता नहीं चलता है उसका असली उम्र क्या है। मतलब एक आदमी को देख के आपको लगेगा उसका ज्यादा उम्र हो गया, एक आदमी को देख के लगेगा उसका कम उम्र हो गया। लेकिन जो ये जो उम्र होने का, ये सभी डिटरमाइंड होता है हमारे जीन के द्वारा। मतलब जो एक्टर्स लोग होता है, एक्टर लोग क्या करता है, उसको डाइट मेंटेन करता है, टाइम टू टाइम खाना खाता है, न्यूट्रिशन सब कुछ देख के खाता है। उसके बाद डेली एक्सरसाइज, तो उसका हेल्थ को लेके बहुत केयर करता है। तो उन लोगों का क्या होता है, उन लोगों का एज देख के पता नहीं चलता है, 50 साल 60 साल हो जाता है फिर भी फिट रहता है। तो ये जो इन्वायरमेंटली इन्वायरमेंट भी डिसाइड करता है एक आदमी कितना जल्दी उम्र होगा, कितना जल्दी उसका ओल्ड होगा। तो ओल्ड एज होने का जो प्रोसेस है, इसको एजिंग बोला जाता है। उसके बाद एक और देखने को मिलेगा जेरोनोटोलॉजी। तो जेरोनोटोलॉजी मतलब क्या है? जेरोनोटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एजिंग प्रोसेस एंड इट्स इफेक्ट ऑफ ओल्ड पर्सन। मतलब
जेरोनोटोलॉजी एक ऐसा शाखा है, एक ऐसा ब्रांच है जिसमें एजिंग होने मतलब उम्र होने का प्रोसेस को लेकर स्टडी होता है, और यही उम्र होने का प्रोसेस में जो एक आदमी के जिंदगी में क्या इफेक्ट होता है, जब वो उम्र हो जाता है तो उसका बॉडी में क्या क्या होता है, तो इसको जो स्टडी करने का जो ब्रांच है जिसको जेरोनोटोलॉजी बोला जाता है। देखिए हम लोग पढ़ा देखा है फिजिशियन, फिजिशियन मतलब हमारा पूरा बॉडी को लेके जो ट्रीटमेंट देता है उसको बोला जाता है फिजिशियन। उसके बाद स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है कार्डियोलॉजिस्ट, जो हार्ट में बीमारी देखता है। जो होता है पाल्मेटोलॉजिस्ट, तो पाल्मेटोलॉजिस्ट हमारा लंग का बीमारी को देखता है, ट्रीटमेंट करता है। डार्मेटोलॉजिस्ट जो हमारा स्किन का बीमारी को ट्रीटमेंट देता है। तो ऐसे एक होता है जेरोनोटोलॉजिस्ट, मतलब जो जो एक आदमी का 60 साल के ऊपर हो गया, मतलब एक उम्र वाला आदमी को, तो ओल्ड एज पर्सन को हेल्थ केयर देता है, उसको बोला जाता है जेरोनोटोलॉजिस्ट। तो ये भी एक मेडिकल साइंस का एक डॉक्टर होता है जेरोनोटोलॉजिस्ट। जेरोनोटोलॉजिस्ट क्या करता है, ओल्ड पर्सन को हेल्थ केयर देता है। तो जेरोनोटोलॉजी मतलब क्या है, ओल्ड होने का प्रोसेस को लेके स्टडी करना, ओल्ड पीपल का हेल्थ को लेके स्टडी करना जेरोनोटोलॉजी बोला जाता है, और वही डॉक्टर को जेरोनोटोलॉजिस्ट बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन इट्स नेशनल पॉलिसी ऑन older person on January 99 defines senior or older person as a person who is of 60 year of age and is above। मतलब 1999 में जनवरी में बोला, गवर्नमेंट नेशनल पॉलिसी में बोला एक ओल्ड पर्सन वही है, एक ओल्डर पर्सन मतलब एक एज पर्सन वही है जिसका उम्र 60 साल के ऊपर है, तो उसको बोला 60 साल और 60 साल के ऊपर है उसको ओल्ड पर्सन बोला जाएगा, उसको ओल्ड एज बोला जाएगा। उसके बाद according to 2001 census, there were 76 million of elderly people in the country, almost 7.7% of country's total population। मतलब उस टाइम पे 2001 में उस टाइम का जनगणना के हिसाब से उस टाइम पे 76 मिलियन ओल्ड पीपल हमारा देश में था। हमारा देश का पूरा पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट 7% ओल्ड पीपल था। By the year of 2020, there were elder people is exist to be 142 million, almost 11% of total population। मतलब 2020 में सेंसस में देखा गया ऑलमोस्ट 42 मिलियन ओल्ड पीपल है हमारा देश में। टोटल पॉपुलेशन का 11% ओल्ड पीपल है अभी तक हमारा देश में। उसके बाद द प्रॉब्लम विथ ओल्ड एज, तो ओल्ड पीपल के साथ क्या क्या प्रॉब्लम होता है देख लीजिए। फिजिकली प्रॉब्लम, फिजिकली बॉडी में उसका क्या क्या प्रॉब्लम होता है। द फिजिकल प्रॉब्लम्स ऑफ ओल्ड एज पीपल्स आर ऑलमोस्ट 90% ऑफ ओल्डर पीपल हैव कॉमन डिसऑर्डर लाइक हाइपरटेंशन, कैटरेक्ट, डायबिटीज मेलाइटस, ऑस्टियोपोरोसिस, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, सीओपीडी, कॉन्स्टिपेशन, यूरिन इनकॉन्टिनेंस। तो ये सभी बीमारी ऑलमोस्ट 90% 95% ओल्ड एज पीपल के अंदर देखा जाता है। जैसे हाइपरटेंशन बीमारी बहुत आदमी को देखा जाता है, हाइपरटेंशन और डायबिटीज मेलाइटस ये दोनों बीमारी 90% वो ओल्ड एज पीपल मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, लेकिन 90% से ऊपर से सभी आदमी को यही दो भी देखा जाता है। तो हाइपरटेंशन क्या है, देखिए हमारा हार्ट क्या करता है, पूरा बॉडी में सभी सेल में, सभी टिश्यू में, सभी ऑर्गन में ब्लड फ्लो सप्लाई करता है, ब्लड सप्लाई करता है। इसीलिए हार्ट लगातार ब्लड को पंप कर रहा है और ब्लड को हर ऑर्गन तक, हर सेल तक पहुंच रहा है। लेकिन यही जो हार्ट पंप करके जो ब्लड को भेज रहा है, ये ब्लड को जाने का एक स्पीड है। जो हमारा आर्टरी और वेन के अंदर से ब्लड जाता है तो 120/80 स्पीड में जाता है। लेकिन जब एक ओल्ड एज होता है, जब एक पर्सन का उम्र ज्यादा हो जाता है, तब क्या होता है, वही ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाता है। मतलब आर्टरी वेन के अंदर जब 150/100 के ऊपर का ब्लड फ्लो जाता है, बोला जाता है हाइपरटेंशन। और हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट क्या है, यही हाइपरटेंशन मतलब हर टाइम मॉर्निंग में, नाइट में डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है, कार्डियोलॉजिस्ट मेडिसिन लेना पड़ता है और ब्लड का फ्लो को, ब्लड का स्पीड को कम करना पड़ता है। तो एक हम लोग मान लीजिए ब्लड हमारा आर्टरी वेन के अंदर से जोर से जाएगा तो क्या दिक्कत हो सकता है। देखिए हमारा ब्रेन में बहुत पतली पतली नास होता है, पतली पतली आर्टरी वेन्स होता है। तो वही आर्टरी वेन्स के अंदर 120/80 स्पीड से ब्लड जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जब 150/100 के ऊपर से बहुत जोर स्पीड में जब भी वही आर्टरी, पतली आर्टरी वेन के अंदर से ब्लड फ्लो होता है, तब क्या होता है, वही आर्टरी वेन रैप्चर हो जाता है। और रैप्चर होने से क्या होता है, हमारा ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग होने लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोक।
तो जब हमारा हाई प्रेशर होता है तब हमारा स्ट्रोक होने का चांसेस रहता है। हमारा आंख के अंदर भी बहुत पतली पतली नास होता है। हमारा किडनी के अंदर बहुत पतली आर्टरी वेन्स होता है। तो जब हमारा बॉडी में ब्लड जोर से जाएगा, हाइपर टेंशन होगा, ब्लड फ्लो ज्यादा होगा, तब हमारा बॉडी का पतली नास आर्टरी सभी टूटने का चांसेस रहता है। इसीलिए हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। तो यही हाइपरटेंशन और डायबिटीज मेलाइटस ये 95% आदमी के अंदर देखा जाता है। तो जब भी पेशेंट का उम्र हो जाता है आपको यही बीमारी देखने को मिलता है। तो इसके सिवा भी कैटरेक्ट देखने को मिलता है, मतलब आंखों में छानी पड़ता है, मतलब आंखों के ऊपर एक पर्दा आता है, एक आंखों का बीमारी होता है, तो वही कैटरेक्ट को पर्दा को हटाना पड़ता है सर्जरी ऑपरेशन करके। तो यही बीमारी भी दिखने को मिलता है। उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हमारा बोन का डेंसिटी कम हो जाता है, तो हमारा बोन वीक हो जाता है। तो कैल्शियम का डेफिशिएंसी के वजह से, खाना ठीक से नहीं होने के वजह से ओल्ड एज पीपल के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हमारा बोन वीक हो जाता है। यही बीमारी भी देखने को मिलता है। उसके बाद कोरोनरी आर्टरी डिजीज दिखने को मिलता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज मतलब क्या है? देखिए, हमारा बॉडी में हर सेल को, हर टिश्यू को जिंदा रहने के लिए लगातार उसको ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई चाहिए। तो ब्लड सप्लाई के दौरान का ऑक्सीजन मिलता है, हम लोग जो खाना खाते हैं उससे न्यूट्रिएंट्स मिलता है। तो जब भी हमारा हार्ट को भी पंप करने के लिए हमारा हार्ट में ब्लड सप्लाई करने वाला 2-3 आर्टरी है, जिसको बोला जाता है कोरोनरी आर्टरी। जब कोई कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाता है और कोरोनरी आर्टरी में कुछ दिक्कत होता है, तब क्या होता है, हमारा हार्ट को पंप करने के लिए एनर्जी नहीं मिलता है। हार्ट तो पंप करके पूरा ब्लड को बॉडी में फैलता है, लेकिन जब हार्ट को ही खाना नहीं मिलेगा, हार्ट को ही एनर्जी नहीं मिलेगा, तब क्या होगा, हार्ट बिल्कुल पंप नहीं कर सकते और हमारा हार्ट बंद हो जाता है, तो जिसको हार्ट अटैक बोला जाता है, आदमी का डेड हो जाता है। इसीलिए फास्ट हार्ट को पंप करने के लिए हार्ट को जिंदा रहना होगा, और हार्ट को जिंदा रहने के लिए हार्ट में जो ब्लड सप्लाई देने वाला जो आर्टरी है उसको बोला जाता है कोरोनरी आर्टरी। भाई कोरोनरी आर्टरी अच्छा होना चाहिए। तो जब पीपल का जब ओल्ड हो जाता है आदमी, तब क्या होता है, यही कोरोनरी आर्टरी में डिजीज दिखने को मिलता है, ब्लॉकेज दिखने को मिलता है। तो इसके वजह से मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोलता है, हार्ट में कुछ एरिया में ब्लॉक हुआ तो उस एरिया में स्टैंड डाल के, कोरोनरी आर्टरी में कोई भी जगह में ब्लॉक हुआ तो उसमें स्टैंड डाल के फिर से ब्लड फ्लो को सही किया जाता है। तो ये सभी कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर ओल्ड एज पीपल के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद सीओपीडी है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, मतलब हमारा लंग का एक बीमारी है, ठीक से सांस नहीं ले पाता है, तो यही बीमारी भी देखने को मिलता है। बीड़ी, स्मोकिंग, सिगरेट ये सभी पीने से भी ये सभी ज्यादा हो जाता है। तो ये सभी बीमारी भी ओल्ड एज पीपल के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद कॉन्स्टिपेशन, ठीक से मोशन पास नहीं होता है, स्टूल ठीक से नहीं आता है, पानी कम पीने के वजह से हो और खाना में ठीक से फाइबर ना होने की वजह से हो, तो ओल्ड पीपल के अंदर कॉन्स्टिपेशन भी दिखने को मिलता है। उसके बाद यूरिन इनकॉन्टिनेंस। यूरिन इनकॉन्टिनेंस का मतलब क्या है, हमारा यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाता है। मतलब क्या है, जब देखेंगे आप बचपन में क्या होता है, हमारा यूरिनरी ब्लैडर में 2 स्पिंटर होता है। स्पिंटर मतलब मान सकते हैं गेट जैसा। जब भी हम लोग यूरिन पास करें तब क्या होता है, वो गेट खुल जाता है और यूरिन बाहर आ जाता है। लेकिन जब उम्र हो जाता है तब भी एक ओल्ड एज पीपल का वही स्पिंटर में कंट्रोल नहीं रहता है, और जब भी उम्र हो जाता है, जब भी उसको यूरिन आता है तब भी वो यूरिन पास कर देता है। तो उसको यूरिन होल्ड करने का कंट्रोल नहीं होता है, जिसको यूरिन कॉन्टिनेंस बोला जाता है, यूरिन कॉन्टिनेंस बोला जाता है। तो ये एक यूरिन कॉन्टिनेंस, ये भी प्रॉब्लम ओल्ड एज पीपल के अंदर देखा जाता है। तो फिजिकली तो ये सभी प्रॉब्लम दिखा जाता है। उसके बाद साइकोलॉजिकली, मेंटली भी कुछ कुछ प्रॉब्लम देखा जाता है। वो क्या क्या है? साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ऑफ ओल्ड एज पीपल आर डिलीरियम, डिप्रेशन, डिमेंशिया, एंजाइटी एंड स्ट्रेस। तो जब उम्र हो जाता है, उम्र होने के साथ साथ ओल्ड एज आदमी के अंदर कुछ साइकोलॉजिकली बीमारी देखने को मिलता है, जैसे डिलीरियम। डिलीरियम बोले तो सडनली कॉन्फ्यूजन, कौन सा हाथ, बहुत इजी चीज भी आदमी भूल जाता है, कॉन्फ्यूज हो जाता है, कौन सा हाथ दाहिना हाथ, कौन सा हाथ बायां हाथ, तो ये सभी इतना इजी चीज भी भूल जाता है, उसका नाम क्या है ये भी पेशेंट भूल जाता है। तो सडनली कॉन्फ्यूज होना, इस और ये हो सकता है कुछ टाइम के लिए रहता है, कुछ डे के लिए भी रहता है। तो जब माइंड का इस बीमारी को डिलेरियम बोला जाता है। तो यही बीमारी दिखने को मिलता है।
उसके बाद डिप्रेशन, डिप्रेशन बहुत कुछ लेके बहुत कुछ चिंता करना, ये सभी होता है। उसके बाद एंजाइटी होता है, स्ट्रेस होता है। एंजाइटी बहुत घबराहट होता है, बहुत दुश्चिंत होता है, स्ट्रेस होता है। तो ये सभी बीमारी एक पर्सन ओल्ड एज होने के साथ साथ में उसको देखने को मिलता है। उसके बाद हेल्थ नीड ऑफ एल्डरली, तो ओल्ड एज पर्सन का क्या क्या हेल्दी हेल्दी रहने के लिए हेल्थ में क्या क्या जरूरी होता है। तो एक तो जरूरी होता है गुड न्यूट्रिशन, अच्छा खाना, अच्छा न्यूट्रिशन जरूरी होता है। तो इसीलिए क्या बोल रहा है, एज पीपल एज देयर बॉडीज बिकेम वीकर ड्यू टू डिक्रीज फंक्शन ऑफ ऑल ऑर्गन्स। तो जब एक पर्सन जब उम्र होता है तो उम्र होने के साथ साथ में उसका बॉडी वीक होने के लगता है। क्यों? क्योंकि बॉडी में सभी ऑर्गन धीरे धीरे वीक होता है। सभी लंग, कार्डिया, हार्ट, आपका स्केलेटन, सभी बोन, डाइजेस्टिव सिस्टम में सभी ऑर्गन में क्या होता है, धीरे धीरे बहुत दिन तक 60 साल 70 साल काम करने के लिए क्या होता है, धीरे धीरे ऑर्गन खराब होने लगता है, धीरे धीरे ऑर्गन काम करना कम होता है। तो ऑर्गन का फंक्शन कम होने की वजह से क्या होता है, बॉडी वीक हो जाता है। तो इसीलिए क्या बोल रहा है, during this time, the digestive power of elder people decrease because of less gastric juice secretion, poor peristaltic movement of intestine, decrease of function of liver, so that poor digestive people get malnutrition. Therefore, elder people should be taken good care of during this time. तो क्या बोल रहा है, तो ऐसा दौरान क्या होता है, डाइजेस्टिव पावर, जब उम्र होता है डाइजेस्टिव पावर कम हो जाता है। तो डाइजेस्टिव पावर मतलब हम लोग का खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता। तो खाना जब ठीक से नहीं होता है तो इसका कारण है स्टोमक से गैस्ट्रिक जूस कम निकलता है, गैस्ट्रिक जूस कम सेक्रेशन होता है। उसके बाद पोर पेरिस्टल्सिक मूवमेंट, मतलब हमारा स्टोमक के अंदर जब हम लोग खाना खाते हैं वही खाना इसोफेगस से होते हुए स्टोमक में जाता है, स्टोमक के अंदर इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। तो ये जो खाना एक ऑर्गन से दूसरा ऑर्गन तक जाता है, जो ये जो खबर खाना का जो मूवमेंट है इसको बोला जाता है पेरिस्टल्सिक मूवमेंट। तो उम्र होने के साथ साथ में क्या होता है, इंटेस्टाइन में पेरिस्टल्सिक मूवमेंट कम हो जाता है। तो इसके वजह से भी क्या होता है, खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है। उसके बाद डिक्रीज द फंक्शन ऑफ लिवर, लिवर का फंक्शन कम हो जाता है, इसीलिए खाना अच्छे से नहीं हजम होता है। तो खाना ठीक से डाइजेस्ट ना होने की वजह से क्या होता है, तो खाना ठीक से ना डाइजेस्ट होने से माल न्यूट्रिशन हो जाएगा। क्यों? खाना से जो न्यूट्रिशन हमारा इंटेस्टाइन क्या करता है, खाना को डाइजेस्ट करने के बाद उससे इन न्यूट्रिएंट्स को सभी को ऑब्जर्व कर लेता है और वही न्यूट्रिएंट्स पूरा बॉडी में फैल देता है। लेकिन हम लोग अच्छा खाना खा रहे हैं, लेकिन उम्र होने के साथ साथ में क्या होता है, जब डाइजेस्ट नहीं होगा तो खाना से न्यूट्रिशन ऑब्जर्व नहीं होगा और बॉडी में ठीक से न्यूट्रिशन नहीं आएगा। तो जब न्यूट्रिशन नहीं होगा तब ओल्ड एज पर्सन को माल न्यूट्रिशन होगा और माल न्यूट्रिशन के वजह से उसका बॉडी वीक हो जाएगा। इसीलिए देयर फॉर एल्डर पीपल शुड बी टेकन गुड केयर ड्यूरिंग दिस टाइम। तो इसीलिए ओल्ड एज टाइम पे एक ओल्ड एज आदमी को अच्छे से ख्याल रखना पड़ता है, उसको टाइम टू टाइम अच्छा खाना खिलाना पड़ता है। तो कैसे हम लोग ख्याल रखेंगे एक ओल्ड एज पीपल को? फॉर गुड डाइजेशन द फूड शुड हैव लो फैट, मॉडरेट कार्बोहाइड्रेट एंड हाई प्रोटीन। तो जब अच्छे से खाना हम डाइजेस्ट करने के लिए, अच्छा न्यूट्रिएंट्स देने के लिए हम लोग ओल्ड एज पीपल को जो खाना देंगे उसमें फैट कम होना चाहिए। फैट ज़्यादा होने से खाना डाइजेस्ट नहीं हो सकता है, इसीलिए फैट कम ऐसा खाना देंगे। कार्बोहाइड्रेट मतलब जो राइस, चावल, वो सभी थोड़ा थोड़ा देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे, कम भी नहीं देंगे। कम देने से उसका एनर्जी लॉस हो सकता है, ज़्यादा देने से उसका फैट आ सकता है। तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट मतलब राइस भी थोड़ा हिसाब से देंगे, वेट के हिसाब से देंगे और प्रोटीन हाई प्रोटीन देंगे। तो ये सभी खाना उसको देंगे और डाइट शुड हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फाइबर। तो जो उसको कॉन्स्टिपेशन होता है, जैसे हम लोग ने भी देखा है तो फिजिकल प्रॉब्लम में क्या देखा है, ओल्ड एज पीपल को कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन मतलब क्या है, ठीक से मोशन नहीं होता है। तो खाना स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए, हमारा ठीक से मोशन होने के लिए खाना में फाइबर होना चाहिए। फाइबर किस में रहता है, ग्रीन वेजिटेबल में रहता है। इसलिए ओल्ड एज पीपल को कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करने के लिए, अच्छा मोशन होने के लिए उसको फाइबर है ऐसा खाना देना पड़ेगा। उसके साथ क्या बोल रहा है, फूड शुड बी कुक्ड प्रॉपर्ली एंड शार्प at frequently in small quantity so food will digest better and they will feel hungry soon। तो हम लोग जो खाना देंगे वो अच्छे से पकाना होगा, अच्छे से कुकिंग करना होगा और खाना क्या देना है, फ्रीक्वेंटली देना है, जल्दी देना है। 2-3 घंटा के बीच बीच में खाना देना है और खाना
कम कम करके कम मात्रा में देना है। तो खाना क्यों हम लोग क्वांटिटी में कम देंगे, क्योंकि कम खाना देने से उसका डाइजेस्ट अच्छे से होगा। और क्या होगा, कम खाना देने से डाइजेस्ट एक तो अच्छे से होगा, दूसरा कम खाना देने की वजह से उसको जल्दी भूख भी आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, खाना अच्छे से पकाना होगा, अच्छे से करना होगा और कम खाना देना होगा और 3 घंटा के अंदर अंदर खाना देना होगा। बोल रहा है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करवाना होगा। एक्सरसाइज के अंदर क्या क्या आता है, फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज वेरी नीडफुल फॉर ओल्ड पीपल। फिजिकल एक्सरसाइज contribute flexibility of the joint and muscle, इट प्रिवेंट जॉइंट स्टिफनेस एंड मसल वीकनेस। तो और एक्सरसाइज करवाना पड़ेगा। जो ओल्ड एज पीपल का क्या होगा, दिन में कुछ टाइम पे उसको डेली एक्टिविटी में हेल्प करना होगा। उसका खुद का नहाने के लिए, उसका थोड़ा बहुत चलने के लिए, जो उसका जो डेली का काम होता है वो उसको करने के लिए हेल्प करना होगा, क्योंकि वो खुद का काम करेगा तो उसका थोड़ा बहुत एक्टिविटी होगा। और क्या करना होगा, सुबह में शाम में थोड़ा मॉर्निंग वॉक करने के लिए हेल्प करना होगा। तो क्या है, एक्सरसाइज के दौरान उसका थोड़ा एक्टिविटी रहेगा तो क्या होगा, उसका स्टिफनेस नहीं होगा, तो फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा। तो जॉइंट में सभी वो दिन में थोड़ा मॉर्निंग वर्क करता है तो नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, तो सभी जॉइंट अच्छा रहेगा। तो जॉइंट में स्टिफनेस नहीं होगा, मसल वीकनेस नहीं होगा। इसीलिए एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है। तो एक ओल्ड एज पीपल के लिए क्या क्या जरूरी है, फूड जरूरी है, गुड न्यूट्रिशन फूड जरूरी है। उसके बाद एक्सरसाइज भी जरूरी है। एक्सरसाइज करने से एक ओल्ड एज पीपल के अंदर होता है इंसोमिया, एक रोग बीमारी देखने को मिलता है, ठीक से स्लीप नहीं आता है। तो इसीलिए क्या करना है, ओल्ड एज पीपल एक्सरसाइज करता है तो उसको नींद भी अच्छा आएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, नीड फॉर कंपनी, मतलब हर टाइम एक आदमी साथ में रहना होगा। उस साथ में रहने से क्या होगा, देखिए जब पेरेंट्स जब बच्चे को मानुस करता है तो उस टाइम पे उसको खाना खिलाना, हर जरूरत पूरी करता है, पढ़ाई सब कुछ करवाता है। उसके बाद जब बच्चा जॉब मिलता है, काम मिलता है तो वो बाहर चला जाता है और पेरेंट पूरा अकेला हो जाता है और उसको हर टाइम एलोन फील होता है, वो अकेला फील होता है। तो इससे उसको मेंटल डिप्रेशन में चला जाता है। इसीलिए साथ में रहना जरूरी है, बात करना जरूरी है, एक साथ में बात करना, कंपनी देना बहुत जरूरी है। इसीलिए ओल्ड पीपल क्या बोल रहे हैं, ओल्डर पीपल नीड कंपनी टू फॉर मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल सपोर्ट। तो एक आदमी साथ में रहता है तो उसको काम करने में हेल्प करेगा, उसको गिर जाने से रोकेगा, उसको एक ओल्ड एज पर्सन को फिजिकली कुछ डैमेज होने का, फिजिकली कुछ डिस्टर्ब होने से रोकेगा और उसको साथ में बात करके उसके साथ कंपनी देके उसको मेंटली भी खुश रख सकते हैं। इसीलिए एक ओल्ड एज पीपल को कंपनी देना, साथ में रहना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है हमारा नर्सिंग, हम लोग पढ़ रहे हैं तो हर बीमारी का, हर टॉपिक के नर्स का क्या रोल है, हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे, जो बीमारी पढ़ेंगे तो उसमें नर्स का क्या रोल है, नर्स का क्या काम है, वो जानना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए हम लोग आज जीरियाटिक हेल्थ केयर में हम लोग सभी देखा है, अभी देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट है रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन जेरियाटिक केयर। तो जो कम्युनिटी के अंदर जेरियाटिक नर्सिंग होता है, जेरियाटिक नर्स होता है, जिसका काम होता है कम्युनिटी के अंदर जितना ओल्ड एज पीपल है, जितना 60 साल का ऊपर आदमी है, उन लोगों को हर तरह का हेल्थ केयर देना, उसका हेल्थ का इन्वेस्टिगेशन करना, उसको कुछ बीमारी हुआ कि नहीं देखना, माल न्यूट्रिशन हो रहा है कि नहीं देखना। तो कम्युनिटी के अंदर ओल्ड एज पीपल का हेल्थ केयर देना एक कम्युनिटी जीरियाटिक नर्सिंग का काम होता है। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स का क्या काम है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक ओल्ड आदमी को हेल्थ केयर देने में क्या क्या उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो क्या बोल रहा है देखिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जेरोनोटोलॉजिकल नर्सिंग इज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ओल्ड पीपल लाइफ। होगा इधर इधर लाइफ लिख सकते हैं, आप लिख लेंगे, मैं लिखना भूल गया। तो क्या बोल रहा है, तो जेरोनोलॉजिकल नर्सिंग मतलब जीरियाटिक नर्सिंग का मेन उद्देश्य क्या है, मेन उद्देश्य होता है एक ओल्ड एज पीपल का, सभी ओल्ड आदमी का हेल्थ का इम्प्रूव करना, उसको खुश रखना, उसका हेल्थ का केयर देना, यही होता है एक जेरोनोलॉजिकल नर्सिंग का असली उद्देश्य है। उसके बाद क्या बोल रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन जीरियाटिक केयर। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या रहता है कम्युनिटी हेल्थ नर्स का, ओल्ड पीपल का हेल्थ केयर देने में क्या क्या उसका भूमिका रहता है। खास काम होता है हेल्थ असेसमेंट,
हेल्थ असेसमेंट मतलब उसका पूरा बॉडी में, उसका मेंटली, फिजिकली, सोशली क्या क्या उसको देखना पड़ता है, उसको चेक होना पड़ता है, चेक करके उसको क्या प्रॉब्लम हो रहा है देखना है। एक पेशेंट को असिस्ट करना फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो क्या क्या चेक कर सकता है एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स, क्या बोल रहा है, एज ए कम्युनिटी हेल्थ नर्स responsibility to check vital signs like blood pressure, pulse, temperature, respiratory rate and sugar level regularly। तो एक क्या क्या एसिस करेंगे एक कम्युनिटी के अंदर, एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स है, कम्युनिटी के अंदर वो ओल्ड पीपल लोगों को क्या देखेंगे, फर्स्ट देखेंगे उसका वाइटल साइंस। वाइटल साइंस मतलब उसका ब्लड प्रेशर कितना है, नॉर्मल हो रहा है और कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा हो रहा है तो उसको डॉक्टर के साथ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में लेके जाके उसको डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके मेडिसिन देना। उसके बाद टेम्परेचर चेक करना, भूखा है कि नहीं चेक करना। उसके बाद रेस्पिरेशन, सांस का रेट कितना हो रहा है, लंग में कुछ इशू हुआ कि नहीं पता चलेगा तो वो चेक करना। उसके बाद शुगर लेवल कम हुआ कि नहीं, डायबिटीज हो रहा है कि नहीं, वो भी चेक करना पड़ेगा। तो रेगुलरली ये सभी वाइटल साइंस, ये सभी असेसमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या क्या करना पड़ेगा, रेगुलर एग्जामिनेशन ऑफ एबिलिटी टू सी, हेयर, डेंटल प्रॉब्लम, एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट स्किन एब्डोमेन। तो रेगुलरली और क्या क्या करना पड़ेगा, वो ठीक से देख पा रहा है कि नहीं, क्योंकि कम्युनिटी हेल्थ नर्स देखना होगा एक ओल्ड एज पीपल ठीक से देख रहा है कि नहीं, क्योंकि उम्र होने के साथ साथ में उसका आई पावर कम हो जाएगा, देखने को शक्ति कम हो जाएगा। तो वो नहीं देखने की वजह से घर में अकेला रहता है तो गिर सकता है। तो इसीलिए उसका आँख ठीक से काम कर रहा है नहीं, ठीक से वो देख पा रहा है कि नहीं, ठीक से सुन सकता है कि नहीं, वो देखना होगा। उसके बाद डेंटल ठीक है कि नहीं, उसका दांत ठीक है कि नहीं ठीक से। उसके बाद वो फीमेल है तो ब्रेस्ट, स्किन, एब्डोमिन सभी चेक करना पड़ता है। तो रेगुलरली ये भी असेसमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या क्या और क्या असेसमेंट करना पड़ेगा, ones have to do laboratory test like blood sugar, urine analysis, blood examination, cholesterol, thyroid function test। और मंथली कम्युनिटी के अंदर एक नर्स का काम होगा, उसके एरिया में जितना ओल्ड पीपल है उसका मंथली एक बार लेबोरेटरी में टेस्ट करवाना। क्या क्या टेस्ट करवाना, ब्लड शुगर टेस्ट करवाना, तो ब्लड शुगर टेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यूरिन एनालिसिस चेक करना पड़ेगा, मतलब यूरिन रूटीन टेस्ट करके उसमें पता चलेगा कुछ यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ओल्ड फीमेल पेशेंट को बहुत यूरिन इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। तो यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है कि नहीं वो भी चेक करना पड़ेगा। ब्लड एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, ब्लड एग्जामिनेशन के अंदर सीबीसी, सीआरपी, एलएफटी, आरएफटी करना पड़ता है। जैसे सीबीसी मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट, हमारा ब्लड में हीमोग्लोबिन कम हो रहा है कि नहीं, माल न्यूट्रिशन हो रहा है कि नहीं, आयरन का लेवल ठीक है कि नहीं पता चलता है। उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, राइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल पता चलता है। आरबीसी ठीक है कि नहीं, प्लेटलेट है कि ठीक है कि नहीं। डब्ल्यूबीसी ज्यादा है तो समझना पड़ेगा उसको बॉडी में कुछ इन्फेक्शन है। तो हर मंथ में एक करके ब्लड एग्जामिनेशन करना पड़ता है। उसके बाद एलएफटी, आरएफटी, लीवर फंक्शन टेस्ट, लीवर ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, आरएफटी करके क्रिएटिन बढ़ रहा है कि नहीं, रीनल फंक्शन टेस्ट मतलब किडनी ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। तो नॉर्मल ब्लड रूल आउट के अंदर, ब्लड टेस्ट के अंदर ये सभी आता है, किडनी का टेस्ट, लीवर का टेस्ट, सीबीसी। तो ये सभी हर मंथली करना पड़ता है। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है कि नहीं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या होता है, जो मैं आपको बोला था, जो हमारा हार्ट के अंदर कोरोनरी आर्टरी बोला था, कोरोनरी आर्टरी डिजीज होता है। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या होता है, हमारा ब्लड ठीक हो जाता है। और ब्लड ठीक होने के, ब्लड में मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने से क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी में जाके वही ब्लड, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो सकता है। तो इसीलिए कोलेस्ट्रॉल ठीक है कि नहीं वही चेक करना पड़ता है। उसके बाद थायराइड फंक्शन टेस्ट ठीक से करना पड़ता है। तो ये सभी मंथली लैब में लेके जाके यूरिन और ब्लड टेस्ट करना पड़ता है। तो ये होता है एक नर्सेस का रोल। उसके बाद और क्या क्या काम कर सकते हैं कम्युनिटी के अंदर, प्रोमोट गुड न्यूट्रिशन, वही जो हम लोग पढ़ा था, उसको अच्छा खाना का जरूरत है तो क्या करेंगे हम लोग, क्या से न्यूट्रिशन देंगे, of nutrition requirement of old age people and provide soft, easily digestible food with adequate calorie and nutrition food according to body weight। तो क्या करना पड़ता है, अच्छे से ठीक से उसको ऑब्जर्व करना पड़ता है, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ठीक से पूरी हो रहा है कि नहीं, हर डे में, दिन में जितना कैलोरी चाहिए उतना कैलोरी उसको मिल रहा है कि नहीं, और जो खाना दे रहा है वो सॉफ्ट, उसमें डाइजेस्ट अच्छा से हो, इजीली डाइजेस्टेबल फूड देना होगा। तो और क्या होगा, कैलोरी उसका बॉडी के वेट के हिसाब से खाना देना होगा। तो ये सभी न्यूट्रिशनल खाना देना भी एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स का काम होगा। बाद क्या बोल रहा है, एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज, नर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है फिजिकली एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज करने के लिए
हेल्प करना। तो क्या बोल रहा है, फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज ए पार्ट ऑफ कीपिंग फिट, ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम एंजाइटी, डिप्रेशन एंड अदर मेंटल प्रॉब्लम। तो जब फिजिकली हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो एक ओल्ड पीपल फिजिकल एक्सरसाइज करने से, एक्टिविटी करने से क्या होता है, वो फिट रहता है, उसका हेल्थ अच्छा रहता है, फिजिकली ठीक रहता है, और उसको एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सभी मेंटल बीमारी से भी कम होता है, दूर रहता है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी प्रिवेंट जॉइंट स्टिफनेस, अर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, constipation, insomnia. So a nurse's role is encouraged to old age to do daily exercise. तो एक नर्सेस का काम है तो फिजिकल एक्सरसाइज, तो फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज करने से हम लोग ओल्ड एज पीपल का जॉइंट स्टिफनेस नहीं होता है, मतलब उसको अर्थराइटिस होता है जो बोन का बीमारी है वो नहीं होता है। उसके बाद हाइपरटेंशन नहीं होता है, और डेली एक्टिविटी करने से डाइजेस्टिव पावर इंप्रूव होता है, तो इससे क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, और दिन में एक्सरसाइज करने की वजह से बॉडी टायर्ड हो जाता है, बॉडी कैलोरी बर्न होता है, तो उससे ओल्ड एज पीपल का रात में ठीक से नींद होता है। तो इंसोमिया मतलब लैक ऑफ स्लीप, तो लैक ऑफ स्लीप नहीं होता है, उसको अच्छे से ठीक से नींद आता है। उसके बाद क्या बोल रहे, सो ए नर्सेस रोल इज एंकरेज टू ओल्ड एज टू डू डेली एक्सरसाइज। तो एक नर्स का काम होता है, डेली कम्युनिटी हेल्थ का नर्स का क्या होता है, उसके एरिया में जितना ओल्ड एज पीपल रहता सबको बोलना एक्सरसाइज करनी है, मॉर्निंग में थोड़ा हेल्प करना, दिन का सभी काम करना, थोड़ा बहुत शाम को थोड़ा वॉकिंग करना। तो ये सभी एक्सरसाइज एक्टिविटी, नॉर्मल एक्सरसाइज करने के लिए एंकरेज करना एक नर्सेस का काम होता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल इंजुरी, प्रोटेक्ट फ्रॉम मेंटल टेंशन, प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन, कोऑर्डिनेट विथ हेल्थ सर्विस। तो और क्या क्या काम होता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम फिजिकल इंजरी, वो गिर ना जाए, ठीक से चल नहीं पा रहा है तो उसको वॉकर देना, उसको व्हील चेयर देना। तो ये सभी दे के क्या करना पड़ता है, एक ओल्ड एज पीपल को फिजिकल इंजरी से रोका जा सकता है, बेड से ना गिर जाए इसीलिए बेड में साइड रेल्स देना। तो ये सभी फिजिकल इंजरी से दूर रखना, फिजिकल इंजरी को प्रिवेंट करना एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स का काम होता है। उसके बाद प्रोटेक्ट फ्रॉम मेंटल टेंशन, मतलब वो घर में अकेला रहे कि हर टाइम, मान लीजिए लड़का लड़की बाहर रहता है, वो घर में अकेला रहता है, ऐसा ओल्ड एज पीपल हर टाइम टेंशन करता रहता है, तो ऐसा टेंशन से दूर रखना भी एक नर्स का काम होता है। उसके बाद प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन, अच्छा खाना देना, अच्छा कैसे एक अपने आप को खुद क्लीन रख सकता है, इन्फेक्शन से दूर रह सकता है, कैसे दिन में ठीक से पानी पीना, खाना लेना ठीक से, सुबह शाम को थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना। तो ये सबका इम्पोर्टेंस, ये सभी हेल्थ एजुकेशन एक नर्स का देने का काम होता है। उसके बाद कोऑर्डिनेट विथ हेल्थ सर्विस, मतलब मान लीजिए कुछ ओल्ड एज पीपल का कुछ बीमारी हुआ, हाइपरटेंशन कुछ बीमारी हुआ, जो मंथली टेस्ट करेंगे, टेस्ट में कुछ गड़बड़ आया, कुछ बीमारी दिखेगा, तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में लेके जाना, नहीं तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में लेके जाना, डॉक्टर को घर में लेके आना, ये सभी करके हेल्थ सर्विस के साथ कोऑर्डिनेट करके उसको ट्रीटमेंट देना, उसको मेडिसिन देना एक नर्स का काम होता है। तो ये सभी काम एक नर्स को करना पड़ता है।